सास तो ठंड में मारेगी। संडे की सुबह ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए जन्नत से कम तो बिल्कुल नहीं होती। पैर पर पैर चढ़ाए सोफे पर बैठा करण न्यूज़ देख रहा था और दुनिया का हाल समाचार जान रहा था। बताओ प्रीति, प्याज के दाम 120 रुपये से 50 रुपये हो गए और यहाँ मुझे खबर ही नहीं लगी। एक मिनट, तुम तो अभी भी मुझे 120 रुपये करके ही लेती हो ना प्याज के। वाह देवी जी वाह, 8-10 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी जितना मैं नहीं कमा रहा हूँ उतना तो तुम बचा ले रही हो। इसे कहते हैं असली हेरा फेरी। वैसे हेरा फेरी 3 आने वाली है। कोई न्यूज़ आई क्या उसकी? देखो ना ज़रा। यहाँ घर का बड़ा बेटा अपनी बीवी के साथ न्यूज़ पर डिस्कशन कर रहा था तो छोटा बेटा प्रेम कमरे में सुपर मारियो खेल रहा था। अरे नहीं नहीं मम्मी, तुम्हारे दामाद जी को फुर्सत कहाँ है कि रसोई में मेरा हाथ बटा दे। वो तो कमरे में सुपर मारियो खेल रहा है। तू वहाँ खुश तो है ना बेटा? तेरा मन तो लग रहा है ना? जिंदगी में कभी मैं तुझसे दूर नहीं रही हूँ। ये 2 महीने कैसे निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। अरे हाँ मम्मी, मैंने तो मजाक किया। तुम ना बेकार में टेंशन में आ गई। दिन भर काम करते हैं प्रेम, ऑफिस जाकर भी, ऑफिस से लौटने के बाद भी। अब संडे के दिन तो छुट्टी मिली है। मैंने भी कहा आराम से कमरे में रहो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। भैया भाभी ना बहुत अच्छे हैं, मेरा मन लग रहा है यहाँ, तुम फिक्र मत करो। सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक ही भागती हुई प्रीति रसोई में आती है और राशि से कहती है, मम्मी जी आ रही हैं। मम्मी कहाँ आने वाली है भाभी? अभी बात हुई मेरी उनसे, कह रही थी कहाँ फुर्सत है। मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी आ जाए। अरे मम्मी नहीं, मम्मी जी। तुम्हारी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी सास आ रही है राशि। क्या? मम्मी जी आ रही है? ओह माय गॉड, फाइनली मम्मी जी से मिलने वाली हूँ मैं। मेरी शादी में तो मम्मी जी थी ही नहीं। मैं अभी जाकर प्रेम को ये गुड न्यूज़ देकर आती हूँ। ये लो, ये तो और दिमाग की पैदल है। जिससे ये गुड न्यूज़ समझ रही है वो कौन सी न्यूज़ है वो तो मिलकर ही जानेगी। एक मिनट, कौन सी न्यूज़ से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी माँ ने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका टोका है? बेचारी गांव में रहती है, तुम यहाँ रहती हो। एक बार भी फ़ोन करके मम्मी ने कहा कि बहू तुम मेरे पास आकर रहो? कभी भी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि मम्मी जी रेडियो चैनल की तरह है ना, कब कौन सा सिग्नल पकड़ेगी कोई नहीं जानता। क्या भैया भाभी, मम्मी जी आ रही है और आप दोनों क्लेश कर रहे हैं। जिनके आने की बात से ही घर का माहौल बदल गया। वो आएंगी तो सोचो क्या होगा। तैयारी करनी शुरू करो। बाकी मैं तुम्हें बताती जाती हूँ कि पापा जी और मम्मी जी कैसे हैं हमारे। प्रीति तो अपने सास ससुर से मिल चुकी थी। वो सबसे पहले अपने घर के कोने कोने की सफाई करवानी शुरू कर देती है। बाप रे भाभी, इतनी ठंड में पोछे का काम करवा रही हैं आप, वो भी दिन में 2-2 बार। मेरे से नहीं होगा भाई। 2-4 दिन की बात है, कर देना कमला, क्योंकि मम्मी जी जैसे आएंगे सबसे पहले तुझे ही काम से निकालेंगी। मम्मी जी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या भाभी? मैं तो आज तक उनसे मिल ही नहीं पाई। स्ट्रिक्ट नहीं है, वैसे तो मॉडर्न है। गांव में रहती है तो क्या हुआ, हिसाब किताब एक नंबर है उनका। पर नियम कायदे की पक्की है। तुम्हारी शादी में तीरथ करने गई हुई थी तो आती कैसे? वैसे उन्होंने मेरी शादी भी अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना है कि लड़के की माँ लड़के की शादी अटेंड नहीं करती है। बाकी जब वो आएंगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और अगले संडे की सुबह विद्या महेश के साथ अपने बेटों के फ्लैट पहुंच जाती है। बड़ी ठंड लग रही है राशि, तू जाकर दरवाज़ा खोलना। नहीं भाभी, अभी 2 मिनट पहले ही मैं ना टॉयलेट जाकर आई हूँ। मैं नहीं उतारने वाली पैर नीचे, बर्फ़ की तरह ठंडा है फर्श। आप ही जाकर दरवाज़ा खोलो। कमला! ज़रूर कमला ही आई होगी, बार बार बेल बजाई जा रही है। चिढ़ती हुई प्रीति जैसे जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपने सास ससुर को देखकर भौचक्की रह जाती है। सर ढककर प्रीति अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग तो कल आने वाले थे ना? ट्रेन बिफोर टाइम थी तो हमें खबर तो की होती, हम गाड़ी भिजवा देते। तुम लोगों की गाड़ी के भरोसे रहते क्या हम? ट्रेन पहले पहुंच गए तो हम ऑटो लेकर कंपाउंड तक आ गए। बस एक काम अच्छा किया कि 5वें माले पे फ्लैट लिया है तुम लोगों ने। चढ़ना उतरना अच्छा हो जाता है। आप सीढ़ियों से आए क्या पापा जी? हाँ तो ये 4 फुट के डब्बे से आते क्या? लिफ्ट का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए बेटा। जितना सीढ़ियों से चढ़ना उतरना होगा हड्डियाँ उतनी ही खुली रहेगी, और ठंड में सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। देखो अपने पापा जी को, शरीर में स्वेटर या शॉल है इनके? मुझे देखो, क्योंकि हम काम करते हैं। और तुम दोनों एक दूसरे को देखो, एक बहू रजाई ओढ़ कर खड़ी है, दूसरी ने इतने सारे स्वेटर पहन रखे हैं। मैं समझ गई भाभी, आप क्या बताना चाह रही थी। रात को पूरा परिवार खाना खा रहा था कि प्लेट देखकर विद्या कहती है, ए कमला इधर आ तू। ये सफाई करती है तू? पूरा साबुन लगा हुआ है, यही साबुन पेट में जाकर जम जाता है और 10 बीमारियां होती है। जा इसे धोकर लेकर आ।
ठीक है, लाती है। कमला प्लेट को फिर से धोकर लाती है और विद्या के सामने रख देती है। देख, गिरा दिया ना पानी फर्श पर। अब इस पानी पर पैर पड़ेगा तो तू ही गिरेगी। जा पोछा लेकर आ और इसे पोछ। भाभी ठीक ही कह रही थी कमला, अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली। अपने सास ससुर के साथ प्रीति और राशि की रात तो अच्छी गुजर जाती है। अगली सुबह 4:30 बजते बजते हॉल से दहाड़ने की आवाज़ें आने लगती है, जिसे सुनकर भागते हुए प्रेम और करण बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया भाई, योगा कर रहे हैं हम लोग, सिंहासन कहते हैं इसे। एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक शेर जंगल से भाग आया। मुझे तो लगा कि वो हमारे हॉल में ही घुस आया है। सुबह के 4:30 बजे आप योगा कर रहे पापा जी, और वो भी खाली बदन। इतनी ठंड में आपको ठंड लग जाएगी पापा। हमें कोई ठंड वंड नहीं लगती बेटा, ठंड तो बस सोच में होती है। इंसान के शरीर को वृक्ष की तरह होना चाहिए। जैसे एक पेड़ सारे मौसम झेलता है, वैसे ही शरीर को सभी मौसम का अनुभव करना चाहिए। अभी तो हम जाकर ठंडे पानी से नहा कर आएंगे। और सभी के सामने सवेरे सवेरे महेश ठंडे पानी से नहा कर आता है और उसके बाद जाती है विद्या। पर विद्या के वक्त अपनी आदत से मजबूर गलती से प्रीति गीज़र ऑन कर देती है। जैसे ही नल से गर्म पानी आता है, विद्या चीखते हुए बाहर आती है। बाप रे बाप, नल से गर्म पानी कैसे आ रहा है बहू? ठंड के मौसम में गर्म पानी, यही तो होता है शरद गम का कारण। वो मम्मी जी क्या है ना, बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है ताकि ठंड में ठंडे पानी से नहाकर कोई बीमार ना पड़ जाए। तुम लोग इस गीजर के पानी से नहाते हो? अरे असली बीमारी की जड़ तो यही है। बंद करो इसे पहले। मैं तो ठंडे पानी से नहाती हूँ और उसी से नहाऊंगी, और तुम सब भी अब से ठंडे पानी से ही नहाओगे। विद्या ठंडे पानी से नहाकर आ जाती है और एक एक कर अपने बेटे और बहू को भी ठंडे पानी से नहाने को कहती है। पर इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाए कौन? आप इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाकर कैसे आई भाभी? मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अंदर जाकर गीज़र ऑन कर ले। कौन सा मम्मी जी देखने आ रही हैं? जा 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 जा, बिंदास गर्म पानी से नहा कर आ। शाम की चाय के लिए सभी एक साथ बैठे हुए थे और कमला आराम से पोछा लगा रही थी। अरे कमला, कितनी बार कहा है तुझे, जब भी पोछा लगाए पंखा चालू कर दिया कर। इतनी ठंड पड़ रही है माँ जी, बस लोगों का जमना बाकी है और आप पंखा चलाने की बात करती है। बहस करवा लो बस इन लोगों से, फिर फर्श गीला रह जाएगा। बहुएं रसोई से हॉल तक आएगी तो उनके चप्पलों के निशान नहीं हो जाएंगे क्या? चालू कर पंखा। पंखे के नीचे बैठा पूरा परिवार कांपते हुए चाय पी रहा था कि विद्या की नज़र प्रेम के हाथों पर पड़ती है। ये तेरे हाथ पर दाने कैसे? मच्छर काट गया होगा मम्मी, या मच्छर बहुत है। गर्म पानी से नहाने का नतीजा है। ठंडे शरीर पर गर्म पानी डालोगे तो ये चीज़ तो होगी ही। तुम लोगों को क्या लगता है कि बाथरूम के अंदर जाकर गर्म पानी से नहाकर आ जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तू जब बाथरूम से नहाकर निकली थी ना बहू, तो बाथरूम में गर्माहट थी, तभी मैं समझ गई कि गीजर चालू करते हो तुम सब। अगली सुबह ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर विद्या बाथरूम से गीजर हटवा देती है। दिल्ली की ठंड, बाहर इतना कोहरा है कि इंसान अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा है, और मम्मी ने गीजर हटवा दिया। ठंडे पानी से सुबह 5 बजे कैसे नहाऊं मैं राशि? दोपहर को मम्मी जी एक बार छत पर राउंड लगाने जाती है, मैं तो उसी वक्त गैस पर पानी गर्म करके नहा लेती हूँ। पर आप तो उस वक्त ऑफिस में रहते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, बिना नहाए चले जाओ। बस बाल में ना पानी के 2-4 छींटे मार लीजिएगा, मम्मी को पता नहीं चलेगा। यहाँ प्रेम बिना नहाए ऑफिस जा रहा था तो करण भी अपने शरीर की बदबू छुपाने परफ्यूम लगाकर ऑफिस जा रहा था। बहू, ज़रा पानी पकड़ा तो। लाई मम्मी जी। इधर आ बहू, ज़रा पास आकर बैठ, कुछ बात करनी है तुझसे। दिन भर तो तुम दोनों यहाँ वहाँ कामों में लगी रहती है, मन तन की बात ही नहीं कर पाती मैं। अरे बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात हो गई? यहीं तो है हम। बेटा मुझे ना एक घड़ा चाहिए, मिट्टी का। घड़ा यानी कि मटकी? हाँ मम्मी जी, मिल जाएगी ना, मैंने फ़ोन करके लाने को कह देती हूँ, ये रात को आते वक्त लेते आएंगी। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहुएं रसोई में रात के खाने की तैयारी करने में लग जाती हैं। एक हीटर की ज़रूरत किचन में भी है भाभी, वरना ठंडे पानी से आटा लगाना बाप रे बाप बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है मम्मी जी ने मटकी क्यों मंगाई होगी? मैं तो बड़ी खुश हो गई इस बात को सुनकर। ज़रूर कोई पूजा पाठ का काम होगा। अपने काम में लगी रहेंगी मम्मी जी तो ये ठंडे पानी का जो ड्रामा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। पर बेचारी प्रीति को कहाँ पता था कि ड्रामा तो अभी अभी शुरू हुआ है।
करण जैसे ही मटकी लेकर आता है, अपनी उंगलियों से एक सोने की अंगूठी और एक चांदी का छल्ला उतारकर विद्या उस मटके में डालकर उसमें पानी भर देती है। आज से हम सब इसी घड़े का पानी पियेंगे। ये कैसा मजाक करी है मम्मी, ठंड के मौसम में घड़े का पानी? अच्छी बात है तो तुम लोगों को पचती नहीं। फ्रिज का पानी पीने में कोई आपत्ति नहीं है, फ्रिज में रखा खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है, पर घड़े का पानी पीने से बर्फ की तरह जम जाओगे सब। अरे सोना और चांदी डाला है मैंने पानी में, शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहेगी इससे। ठंड में ठंडे पानी से नहाकर पंखे के नीचे बैठने के बाद मिट्टी के घड़े का पानी पीना इससे ज्यादा ज्यादती किसी पर क्या ही हो सकती थी कि इस ज्यादती को बढ़ाने के लिए आज महेश अपनी बहुओं से कहता है, मैं तुम लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता बच्चों, पर बुरा न मानो तो कुछ कहता हूँ। अब बिल्कुल कहिए पापा, आप हमारे गार्डियन हैं, आप हमें नहीं समझाएंगे तो हमें कौन समझाएगा? कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मतलब तुम दोनों तो बाहर जाकर आते हो तो एक स्वेटर पहनना समझ में आता है, पर बहुओं का मुझे समझ में नहीं आता। दिन भर तुम दोनों घर पर रहती हो, उसके बाद दो दो ऊनी स्वेटर। यह जर्जर शरीर क्यों हो रखा है तुम दोनों का? डाइटिंग से पापा जी, और जर्जर शरीर नहीं है, हमने शरीर मेंटेन रखा है। कमज़ोरी कहते हैं बेटा इसे। अभी ले आओ 80 किलो का सिलेंडर, तुम्हारी सास उठाकर दिखा देगी, पर तुम दोनों मिलकर भी नहीं उठा पाओगे। ऐसा क्यों? सीधा स्वेटर पहनने से क्या होता है पता है? शरीर का खून सूख जाता है। क्या मतलब? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता पापा जी, और ऐसा होता तो हम अपने दुश्मन देश के लोगों को स्वेटर ही गिफ्ट कर देते ताकि खून की कमी से वो सब मर जाए। बस सामने से जबान दराजी हो जाए इसलिए मैं मुंह बंद करके बैठा था। दुश्मन नहीं हूं मैं, तुम लोगों का बाप हूँ। बिल्कुल सही कह रही है, स्वेटर शरीर का खून चूस लेता है, इसलिए स्वेटर पहनना ही नहीं चाहिए। आज से राशि और प्रीति तुम दोनों ये 10-10 स्वेटर पहनना बंद कर दो। अरे पर मम्मी जी इतनी ठंड और स्वेटर भी पहनने ना मिले। दुख तो था, पर एक शांति थी कि रात में 5 घंटे कमरे में हीटर ऑन किया जा सकता था। अपने कमरे में आराम से हीटर के सामने बैठी प्रीति अपने हाथ सेक रही थी कि अचानक से विद्या उनके सामने कमरे में आ जाती है। मेरी जान लेकर मानोगे क्या तुम सब? हैं? इस बीमारी की जड़ को कलेजे से लगाकर बैठी हो तुम बहू। ठंडी इतनी है मम्मी जी, और आपने स्वेटर पहनने से भी मना कर दिया। ठंड निकलते निकलते मैं ना निकल जाओ, इसलिए हीटर के सामने हाथ ताप रही हूँ। पढ़ी लिखी होकर ऐसी नादानी की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी बहू। हीटर चालू करके कमरा बंद करके बैठ गई। कितनी जानलेवा गैस छोड़ता है ये हीटर पता है? कहीं कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गई तो? ये कहती हुई विद्या अपने दोनों बेटों के कमरे से हीटर उठाकर ले जाती है। इतनी ठंड में अब बेचारों की रात कैसे गुजरी होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। पर इसके बाद भी सुबह सुबह राशि बिना स्वेटर के स्लीवलेस ब्लाउज में अपने कमरे से बाहर आती है। तू ऐसे बल खाती हुई कैसे घूम रही है राशि? तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? कहीं तुझे वो रामबाण टोटका तो नहीं मिल गया जो मम्मी जी के पास है? मुझे मिल गया है ये वार्मर क्रीम जो हमारी कटरीना इस्तेमाल करती है। बर्फ़ के बीच शिफॉन की साड़ी पहनकर शूटिंग करने के बाद भी उन्हें ठंड क्यों नहीं लगती भाभी? क्योंकि वो लगाती है 10-12 हज़ार की वार्मर क्रीम। महंगी पड़ी पर जिंदा बचने के लिए पैसे लगा दिए मैंने। और साथ ही अपने लिए लिया है ये वार्म ब्लैंकेट। दिखने में तो पतली सी चादर लगेगी, पर इस चादर के अंदर होगा इलेक्ट्रिक वायर जो आपके बिस्तर को इतना गर्म कर देगा मानो कि आप रेगिस्तान में सो रही हो। अरे मुझे भी देना ये क्रीम, मुझे भी दे भाई। प्रीति और राशि की बात रसोई के बाहर खड़ी विद्या सुन लेती है और अपनी बहू के कमरे से ब्लैंकेट निकाल कर छुपा देती है। ये बहुएं तो मानने को तैयार ही नहीं है, बिजली से पूरे शरीर का खून सूख जाएगा। अब धीरे धीरे सभी विद्या और महेश से तंग आने लगे थे। आज प्रेम ऑफिस के बीच से ही वापस आ जाता है। ना ही नहीं पाता मैं मम्मी, इतनी ठंड में पूरी बॉडी में खुजली होती रहती है। आज मेरे बॉडी स्मेल के कारण बॉस ने मुझे वापस भेज दिया। सबका शरीर एक सा नहीं होता मम्मी जी। अच्छी, मुझे भी फीवर आ गया है। दिक्कत तो है बेटा, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने बात कर ली है तुम्हारे पापा से। अब हम बारिश के सीज़न में ही वापस जाएंगे। बहुत उपाय है मेरे पास, तुम चारों के शरीर को मजबूत कर दूंगी मैं। नहीं, सभी सिर पीट लेते हैं। ये बलार तो बढ़ती ही जा रही थी। रात को विद्या और महेश के सोने के बाद चारों मियाँ बीवी की सभा बैठती है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर मम्मी जी वापस नहीं जाने वाली करण,
और वो यहाँ रही तो ठंड में तुम विधवा हो जाओगे। तुम भी प्रेम, अब तुम मुझसे भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास चली जाऊँ। मैं भी ना कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगी। विद्या और महेश के बेटे जितने संस्कारी थे, बहुएं भी उतनी ही अच्छी थी, पर उनके शरीर लोहे के तो थे नहीं कि वो इतनी ठंड बर्दाश्त कर सके। आज राशि अपनी सास के सामने अपने मायके जाने की बात कहने वाली थी कि तभी एक चमत्कार हो जाता है। दरवाजे की बेल बजती है। मैं देखती हूँ, मम्मी जी आप बैठिए। प्रीति दरवाज़ा खोलती है और बाहर खड़ी थी ज्योति, प्रीति की ननद। अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ बैठ तो जाऊंगी, पर उसके पहले पैकिंग करवानी है मम्मी पापा की। पैकिंग? रात की टिकट है ना, मैं मम्मी पापा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। क्या दीदी सच में? राशि और प्रीति के लिए ज्योति एक वरदान की तरह आई थी। दोनों जाकर अपनी ननद के पैर छूती है। अपने माँ बाप के बैग्स को फिर से पैक कर ज्योति अपने साथ ले जाती है। सभी उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। अब ठंड निकल जाएगी ना प्रेम। सभी को आंख मारकर ज्योति ट्रेन में चढ़ जाती है। प्रेम का लगाया आइडिया काम कर जाता है और फाइनली सभी के शरीर पर फिर से स्वेटर आ जाते हैं और कमरों में हीटर। ठंड में तो अब तकलीफ नहीं होने वाली थी, पर विद्या और महेश अगर गर्मी में आ गए तो